कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग घर पे एकदम मज़े से होंगे। इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं अभिषेक जैन आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सीरीज़ के माध्यम से हम आप लोगों को डेली काफ़ी सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है करंट नॉमिक्स, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर करंट नॉमिक्स। वहाँ पर आपको डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, उनके डेली एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ से भी आप अपना डेली करंट अफेयर्स का सारा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से डेली एमसीक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। उससे पहले आप सब लोगों को पता है अब लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है। अगले 14 डेज़ के लिए लॉकडाउन वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है। सिर्फ कुछ छूट किनको दी जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट्स आपके ग्रीन जोन में हैं या ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन के लिए कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। तो अब वापस से आप लोग तैयार हो जाइए करंट नॉमिक्स के माध्यम से नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आज हमारा जो फोकस एरिया होगा वो होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आप देखोगे कल ही की न्यूज़ में है 3 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक है आपका मणिपुर ब्लैक राइस जो बिलोंग करता है मणिपुर से। दूसरा है आपका गोरखपुर टेराकोटा जो कि बिलोंग करता है आपका उत्तर प्रदेश से। और तीसरा है आपका कोविलपत्ती कडल मिठाई, ये बिलोंग करती है आपकी तमिलनाडु से। तो देखोगे 3 राज्यों के प्रोडक्ट्स, मणिपुर, यूपी और तमिलनाडु, 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे जीआई टैग क्या होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है और अभी लेटेस्ट में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या 23.5 नॉर्थ वाला पार्ट। वहाँ हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से भारत के स्टेट्स हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, कट करती है। उनके नाम आज हम याद करेंगे और मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वो याद करवाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। उनके माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिंक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे जीआई टैग होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि आपका जीआई टैग क्या है, उसके बाद हम अदर चीज़ों पर बात करेंगे। आप सब लोगों को स्क्रीन पर यहाँ विजिबल होगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जीआई टैग का मतलब होता है अगर किसी प्रोडक्ट का किसी स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में ही उसका ओरिजिन होता है, उसके पास कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से उसकी एक यूनिक रेपुटेशन होती है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने दार्जिलिंग टी का नाम सुना होगा, आपने बीकानेरी भुजिया का नाम सुना होगा, आपने बासमती राइस का नाम सुना होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर विशेष रूप से उगाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटीज़ उस एरिया की वजह से होती है, जिसकी वजह से इनकी सर्टेन रेपुटेशन यहाँ पर देखी जाती है। आप देखोगे बीकानेरी भुजिया किसी भी नाम से पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक एरिया है वो कौन सा है, बीकानेर वाला पार्ट। दार्जिलिंग टी क्यों पॉपुलर है, स्पेशली दार्जिलिंग टी को ही क्यों जीआई मिला, इतनी सारी टी की वेराइटीज़ है उनको क्यों नहीं मिला। तो हम देखते हैं जीआई टैग के अंदर कि यदि अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसका स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है, किसी विशेष स्थान पर ही वो पैदा होता है, उसी स्थान पर वो सारी की सारी क्वालिटीज़, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिलती है, उस ओरिजिन की वजह से उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है, अलग विशेषता होती है, तब जाकर उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल सकता है। उसके लिए अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए जीआई के रेगुलेशन के लिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया है, उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट।
तो आपको ध्यान रखना है जीआई एक्ट 1999 में हमारी संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जीआई एक्ट 1999 में बनाया गया, 2003 में ये फोर्स में आया। और ध्यान रखना पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था 2004 के अंदर। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जीआई टैग होता क्या है। सबसे पहले तो कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई सा भी ऐसा गुड्स जो किसी स्पेसिफिक स्थान पर ही उगता है, उसी जगह पर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ उसको मिलती है। ऐसा नहीं है बीकानेरी भुजिया हम अलग जगह नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर स्थान की वजह से उसमें आती है, पर्टिकुलर ज्योग्राफी की वजह से उसमें आती है, और दूसरे जगह पर आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है दार्जिलिंग टी हम दूसरी जगह नहीं उगा सकते, बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स और जो क्वालिटी उसमें वहाँ पर आती है वो दूसरी जगह नहीं आती। तो ध्यान रखना जीआई में किसी पर्टिकुलर स्थान की वजह से जो क्वालिटी उस प्रोडक्ट में आती है, जो करेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट में आती है, वो चीज़ें उसको क्या बनाती है, यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। अब आप के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि जीआई टैग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग को रेगुलेट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जीआई एक्ट 1999 में बनाया गया था। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत किसका मेंबर है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। भारत किसका मेंबर है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, और कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसको डब्ल्यूटीओ की फॉलो करनी होती है। तो एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आप बोलोगे सर ये आईपीआर क्या है, आईपीआर का वन ऑफ द फॉर्म है आपका क्या, जीआई। आईपीआर के अंदर आप देखोगे कोई सी भी ऐसी चीज़, कोई सी भी ऐसी बौद्धिक संपदा जो आपने क्रिएट की हो, जैसे कि आपका कोई कॉपीराइट हो सकता है, आपका कोई पेटेंट हो सकता है, आपका कोई जीआई टैग हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, आईपीआर। तो इन आईपीआर को एक एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ में किया गया है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि इंडिया किसका मेंबर है, डब्ल्यूटीओ का, इसलिए बेसिकली उसने ये एक्ट बनाया है ताकि वो किसको कंप्लाई कर सके, किसकी डायरेक्शंस को फॉलो कर सके, डब्ल्यूटीओ जो एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कोई सा भी ऐसा क्रिएशन जो हमारे माइंड का हो, इंटेंजिबल हो, यूनिक क्रिएशन हो। जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई मैटर तैयार किया, सोचो आप कोई भी बुक तैयार कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उस पर कॉपीराइट का साइन लिखा आता है, मतलब ये मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति बिना मेरी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पेटेंट, कई सारी दवाइयों का पेटेंट लिया जाता है, पेटेंट का मतलब ये मेरे द्वारा, मेरे रिसर्च के द्वारा क्रिएट की गई है, बिना मेरी परमिशन के इसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो पेटेंट हुआ आपका, आपके ट्रेडमार्क्स हुए, आपके कॉपीराइट्स हुए, आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हुए, सब किसका पार्ट होते हैं, आईपीआर का। तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोटेक्शन इज गारंटेड थ्रू द ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिप्स एग्रीमेंट किसका है, डब्ल्यूटीओ का है। तो आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कोई एक्ट है क्या जीआई के लिए। हाँ जी, जीआई एक्ट 1999 है जो हमारी संसद के द्वारा पास किया गया। हमारे पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला, दार्जिलिंग टी है जिसको 2004 में पहली बार जीआई टैग मिला था। और एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीआई का एक नया लोगो और टैगलाइन जारी किया है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने एक लोगो और टैगलाइन जारी किया है। अब वो लोगो और टैगलाइन क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखिए क्या है हमारी लोगो एंड टैगलाइन, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये जो आपको सामने लोगो बना हुआ है ये किसका लोगो है, आपका जीआई। किसकी फॉर्म में बना हुआ है, ये जीआई का लोगो है। तो आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट पर, आज घर जाकर आप देखना बीकानेरी भुजिया, उस पर आपको ये वाला लोगो बना हुआ दिखाई देगा। ये लोगो का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर किसी स्थान का विशेष क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इससे होगा क्या, इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसकी क्वालिटी बढ़ने से इसकी प्राइस बढ़ेगी, जिससे जो इसका जहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में काफ़ी जगह मांग चलती रहती है कि इस प्रोडक्ट को जीआई दो। आपने नाम सुना होगा बंगाली रसगुल्ला वाला, काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर इससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी देखे गए। तो आपको पहले तो क्या याद रखना है, ये जो साइन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, जीआई का लोगो है। सामने मिनिस्ट्री भी आपको दिखाई दे रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये लोगो जारी किया था। इसकी टैगलाइन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि
जीआई की टैगलाइन क्या है? इसका नाम है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या नाम है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जो हमारा भारत है वो क्या है? इनक्रेडिबल है, और उसकी क्या है? अमूल्य निधि है जीआई, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक होता है, यूनिक क्वालिटीज़ होती है, पर्टिकुलर किसी स्थान पर ये ऐसी विशेषता आपको देखी जा सकती है। तो इसका क्या लोगो है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जीआई क्या होता है, जीआई का टैग मैंने आपको बता दिया, जीआई का लोगो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, 1999 के अंदर वो अधिनियम बना, 2003 के अंदर ये फोर्स में आया, 2004 में हमें पहली बार जीआई मिला दार्जिलिंग टी को। हम डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स, उसकी भी अनुपालना करते हैं। उसमें बात की गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? हमारे दिमाग का या कोई से भी ऐसी क्रिएशन जो हमारे खुद का है, जैसे मैंने आपको पेटेंट बताया, ट्रेडमार्क्स बताए, कॉपीराइट्स बताया, जीआई बताया, ये सब किसके पार्ट है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वन मोर थिंग मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों हमें जीआई टैग चाहिए। अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सोचो किसी प्रोडक्ट के अगर मुझे पहले 30 रुपये मिलते थे, जीआई लगने के बाद उसको 100 रुपये 200 रुपये तक मिलने आपको लग सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का टैग आपने सुना होगा, जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का टैग मिलता है वैसे ही आपका एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। आपका जो गेहूं जो 17 रुपये किलो बिकता है, ऑर्गेनिक में वो 40-40 रुपये तक बिकता है। तो इससे क्या होता है? हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा जो पर्टिकुलर क्षेत्र होगा उसका डेवलपमेंट होगा। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं जीआई टैग से। इससे हमारी गवर्नमेंट को या हमारे एक्सपोर्ट को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिस भी सेक्टर में ये जीआई मिलता है उसको यहाँ से काफ़ी बूस्ट मिलते हुए देखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट 3 प्रोडक्ट्स को जीआई मिला है वो कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं उन तीनों प्रोडक्ट्स को। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है गोरखपुर टेराकोटा। आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा। कहाँ से मिला ये जीआई? यूपी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर का नाम सबने सुना होगा। गोरखपुर की जो टेराकोटा आर्ट है, क्या आर्ट है? टेराकोटा आर्ट है, ये काफ़ी फेमस है और इसको अभी जीआई का स्टेटस दिया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये आर्ट क्या है, इसमें किस किस तरह का यूज़ किया जाता है, कलर कौन से यूज़ किए जाते हैं, हैंड से की जाती है, किसी और चीज़ से की जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो जो आपकी गोरखपुर टेराकोटा आर्ट है ये क्या है? यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। कब से चली आ रही है? सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म है ये, जहाँ पर आप देखोगे जो आपके पोटर से काफ़ी सारे फिगर्स बनाते हैं, जैसे कि एनिमल फिगर्स हो गए, आपके हॉर्स हो गए, आपका एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है? ये आपकी शताब्दियों पुरानी एक आर्ट है जिसमें जो पोटर्स होते हैं काफ़ी सारे एनिमल फिगर्स बनाते हैं, जैसे कि आपके हॉर्स हुए, एलिफेंट हुए, कैमल हुआ, और सब आप चीज़ देखोगे सारी की सारी चीज़ें आपको हैंड से बनाई जाएगी। सारी की सारी चीज़ें किसके माध्यम से बनाई जाती है? हाथों के माध्यम से बनाई जाती है। आप इवन देखोगे जो टेराकोटा होंगे उनमें जो ऑर्नामेंटेशन, जो आभूषण यूज़ किए जाएंगे वो भी हाथों के द्वारा ही बनाए हुए होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आभूषण जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारा का सारा हैंडमेड क्रिएशन है जो यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये कला है, काफ़ी सदियों पुरानी ये कला है जो गोरखपुर में यूज़ की जाती है। आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, ये इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी जीआई के लिए, वो किसने फ़ाइल करी थी? लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र जो कि यूपी में है, उसने ये एप्लीकेशन फ़ाइल करी थी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई मिलना चाहिए। इसका ऑफिस जो रजिस्ट्रार जनरल जीआई का ऑफिस है वो चेन्नई में है। वो लोग डिसाइड करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है, देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को जीआई मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आर्ट है यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, पर्टिकुलर इसी स्थान पर है, इसी के आसपास के एरिया में है, कहीं दूसरी ओर से नहीं ली गई है। उसके बाद जब वो इंश्योर हो जाते हैं तो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हाउडा एलिफेंट हो गया, महावता हॉर्स हो गया, डियर हो गया, कैमल्स के फिगर हो गए, सिंगल फेस्ड गणेशा के फिगर हो गए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर आर्ट फॉर्म बनाई जाती है गोरखपुर टेराकोटा के माध्यम से। अब देखो, आप दूसरी स्लाइड देखो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारा का सारा जो यहाँ पर काम किया जाता है वो हाथों से ही किया जाता है। लिखा हुआ है एंटायर वर्क इज़ डन बाय बेयर हैंड्स। और जो आर्टिशंस यहाँ पर कलर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, सारे के सारे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। लगभग आप देखोगे
1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ के लोकल जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके द्वारा अब तक बनाई जा चुकी है। 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ जो टेराकोटा की है वो इनके द्वारा बनाई जा चुकी है। यूपी के अंदर काफ़ी सारे सेंटर्स है, काफ़ी सारे विलेजेस है जहाँ पर ये काम फोकस किया जाता है। आपके सामने है औरंगाबाद है, बरवालिया है, लंगड़ी गुलारिया है, काफ़ी सारे सेंटर्स है जहाँ पर ये काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इसलिए गोरखपुर टेराकोटा को अभी GI टैग मिला है। याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फीचर्स भी याद रखने हैं इसके आप सब लोगों को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट आर्ट फॉर्म की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्ट फॉर्म है आज हमारी जिसको GI मिला है वो है आपका मणिपुर का ब्लैक राइस। कौन सा राइस है? ब्लैक राइस। आपने राइस की काफ़ी सारी वैरायटी सुनी होगी, ब्राउन राइस सुना होगा, ब्लैक राइस सुना होगा, तो आपने वाइट तो आपने देखा ही है। तो ब्लैक राइस की जो वैरायटी है जिसको मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? चाक हाओ। आपको ये भी ध्यान रखना है मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है, इसको चाक हाओ के नाम से जाना जाता है। इस वैरायटी को अभी GI टैग मिला है। अब देखो इस वैरायटीज़ की क्या क्या खासियत है। आपको ये चावल सब दिखाई दे रहे होंगे, इनका वेट काफ़ी भारी होता है। आपके जो नॉर्मल चावल है उनसे इनका जो वेट होता है वो काफ़ी भारी होता है। इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी सुगंध, देखने को मिलेगी, एक सेंट देखने को मिलेगी, एक इनका अच्छा एरोमा होगा। इन चावल्स की मैं बात कर रहा हूँ और इन चावल को काफ़ी सारी दावत में या काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में उनके द्वारा बनाया जाता है। चावल का वेट भारी होता है, इनको पकने में टाइम लगता है, इनको इवन 40 से 45 मिनट तक इन चावल्स को पकने में लगते हैं। लेकिन जो ये वैरायटी है काफ़ी स्पेशल वैरायटी है जो पर्टिकुलर इस प्लेस पर पाई जाती है। देखते हैं हम इस वैरायटी के बारे में। आप देखो जो चाक हाओ वैरायटी है जिसको मणिपुर में ब्लैक राइस या चाक हाओ के नाम से जाना जाता है, ये आपको क्या मिलेगी? सिंटेड। सिंटेड का मतलब इनमें खुशबू होती है, ठीक है। और ये चीज़ भी मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा शताब्दियों से प्रैक्टिस की जा रही है। मैंने आपको बोला किसी भी चीज़ को GI तब मिलेगा जब उस पर्टिकुलर प्लेस पर काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ उगती हो, उसकी स्पेशल क्वालिटी हो, स्पेशल फीचर्स हो, तभी उसको GI टैग मिलता है। आप देखोगे इसकी स्पेशल एरोमा होती है, स्पेशल खुशबू होती है। यहाँ की कम्युनिटी इसको काफ़ी सारे दावतों में यूज़ करती है, इसकी खीर भी बनाई जाती है। और ये एप्लीकेशन किसके द्वारा फाइल की गई थी? जैसे वहाँ पर मूर्तिकला केंद्र ने फाइल करी थी, वैसे ही यहाँ पर इनका एक कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है इनके उत्पादक समूहों का। उन्होंने फाइल किया था कि मणिपुर की ब्लैक राइस वैरायटी को क्या मिलना चाहिए? GI मिलना चाहिए, ठीक है। साथ में आप देखोगे इस चाक हाओ वैरायटी का वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना, चाक हाओ जो चावल की वैरायटीज़ है, मैंने आपसे कहा ये चावल भारी होता है नॉर्मल चावल से, पकने में समय लगता है और साथ साथ में इसको मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, इनको जो कुकिंग में टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? इसका भी कारण है, इनके ऊपर एक लेयर होती है, ब्रेन की लेयर होती है। इनमें जो आप देखोगे क्रूड फाइबर का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी यहाँ पर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ का जो मणिपुर में फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चाक हाओ चावल से रिलेटेड या मणिपुर की ब्लैक राइस वैरायटी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड वैरायटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका नाम है कोविलपत्ती कडलाई मिठाई। क्या नाम है? कोविलपत्ती कडलाई मिठाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपने यहाँ भी देखा होगा, आपने देखा होगा जो मूंगफली के दाने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मूंगफली के दाने या पीनट्स, जिसको आप देखोगे गुड़ और मूंगफली के दानों को मिक्स करके जो बनाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? मूंगफली की पट्टी या तिल पट्टी भी कई बार बोला जाता है, जहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है। लेकिन ये जो वैरायटी है ये तमिलनाडु की काफ़ी फेमस है। कहाँ की है? तमिलनाडु की कोविलपत्ती कडलाई मिठाई है जो कि तमिलनाडु की है। अब देखो ये कैसे बनती है, क्या इसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में आप देखो। ये बेसिकली क्या है? स्वीट कैंडी की तरह है, जिसको आप कैसे बनाओगे? मैंने आपसे बोला ग्राउंडनट और जेगरी, आपका जो मूंगफली के दाने हैं और जेगरी की सहायता से बनाई जाती है। आप देखोगे ये एक कैंडी है जिसके अंदर काफ़ी सारे पीनट्स को होल्ड करके बनाया जाता है, काफ़ी सारे पीनट्स इसमें अरेंज होंगे। ऊपर की जो लेयर होगी उसमें आप देखोगे कोकोनट लगा दिया जाएगा, ठीक है, कोकोनट की लेयर लगा दी जाएगी। तो ये काफ़ी टेस्टी वहाँ की कैंडी होती है, काफ़ी स्पेसिफिक क्वालिटी इसकी होती है जो कि तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। आप देख सकते हो उसको ट्रेडिशनली जो आपका जेगरी होता है, उसको जेगरी को वहाँ पर क्या बोला जाता है तमिलनाडु में? वेल्लम। जेगरी को तमिलनाडु में हम क्या बोलते हैं? वेल्लम। और दूसरी आपकी ग्राउंडनट हो गई। और ध्यान रखना इसमें जो रिवर का पानी यूज़ किया जाता है वो रिवर है आपकी थमरी बरानी।
ध्यान रखना, बोला जाता है इस रिवर के पानी की वजह से जो ये कैंडी बनती है उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, पानी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्पेसिफिक स्थान का, वहाँ के पानी का, वहाँ के प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो ध्यान रखना, बोला जाता है कि यहाँ पर जो थमिरबरानी रिवर है उसका पानी यूज़ किया जाता है जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई कहाँ से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। और भी इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होती है कोविलपट्टू में। और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास? थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है आपका तमिलनाडु वाला। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्पेसिफिक लोकेशन तमिलनाडु पर यहाँ पर आपको जीआई मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 प्रोडक्ट है, गोरखपुर टेराकोटा यूपी से हो गया आपका, मणिपुर की ब्लैक राइस या चाखाओ आपका मणिपुर से हो गया, और तीसरा हो गया आपका कोविलपट्टी वाली जो कढ़ाई मिठाई है जो कि तमिलनाडु में है, ये भी काफ़ी फेमस है जिसको यहाँ पर जीआई मिला है। आई थिंक आपको जीआई की ये तीनों प्रोडक्ट्स क्लियर होंगे जिनको अभी रिसेंटली जीआई मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब हम हमारा लास्ट पार्ट कवर करते हैं जिसमें हम मैपिंग की बात करेंगे। तो हम मैपिंग वाले पार्ट पर चलते हैं हमारे पर। तो लास्ट आज देखते हैं हम मैपिंग वाला पार्ट। जीआई का मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ। आज लास्ट हम पार्ट देखते हैं जहाँ पर हम याद करेंगे कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, सब लोगों ने नाम सुना होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या बोलते हैं इसको? 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर पास होती है? तो सबसे पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए। टोटल भारत के 8 राज्यों से मिलकर ये गुजरती है। कितने राज्यों से मिलकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन उत्तर पूर्वी राज्यों से पास होती है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी लाइन है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के किन किन स्टेट से पास होती है? तो ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 2 ही स्टेट है जहाँ से ये पास होती है। एक का नाम है त्रिपुरा और दूसरे का नाम है मिजोरम। क्या क्या नाम है? एक का नाम है त्रिपुरा और दूसरे का नाम है मिजोरम, ठीक है। और आपको अभी पता होना चाहिए, ब्रू रियांग एग्रीमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ब्रू रियांग एग्रीमेंट। और आपने देखा होगा कि वो रहने वाली जो जनजाति थी वो मिजोरम की थी, अभी कहाँ पर सेटल किया गया है उनको? त्रिपुरा के अंदर। तो ध्यान रखना, ब्रू रियांग जनजाति से आप ध्यान रख सकते हो कि त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के दोनों जो अभी न्यूज़ में थे, मिजोरम की वो जनजाति रहने वाली थी, अभी कहाँ पर उनको सेटल किया गया है? त्रिपुरा के अंदर। तो ब्रू रियांग जनजाति से याद रख सकते हो कि यही 2 जगह है, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? पास होती है। बचे जो आपके 6 स्टेट है वो आपके सेंटर इंडिया वाले स्टेट है, मध्य इंडिया वाले स्टेट है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यूपी और बिहार नहीं आता है। आपको ये ध्यान रखना है, यूपी और बिहार से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। सब लोग याद रखेंगे, यूपी और बिहार से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। अब कौन कौन से स्टेट से होती है? आप यहाँ पर देखोगे, पहला गुजरात आएगा, दूसरा राजस्थान आएगा, तीसरा महाराष्ट्र आएगा, चौथा आपका छत्तीसगढ़ आएगा, 5वां झारखंड आएगा और 6 कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल। ये मध्य भारत के सारे 6 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, यूपी और बिहार से नहीं गुजरती है। जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूपी और बिहार ज़रूर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूपी और बिहार ऑप्शन में आ गया तो वहाँ को कट कर देना है, यूपी और बिहार से ये नहीं जाएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में ये कहाँ से जाती है? सिर्फ ये जाती है आपकी त्रिपुरा और मिजोरम में, त्रिपुरा और मिजोरम में, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी ट्रिक्स है याद रखने के लिए। एक सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप याद रखोगे इसको। ग से क्या हो गया आपका? गुजरात। म से क्या हो गया आपका? मध्य प्रदेश। गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। 6 से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक है, गमछा। उसके बाद आपका क्या हो गया? आपका बचा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला पार्ट, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो गमछा। गमछा से आपका क्या हो गया? गुजरात, ठीक है। आपका म से क्या हो गया आपका? मध्य प्रदेश। और 6 से क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है। गमछा मार, ठीक है, 2 और याद रखोगे आप, गमछा मार, ठीक है। अब आपका कौन सा बचा वाला पार्ट? आपका बचा, ठीक है, र से क्या हो गया आपका? राजस्थान वाला पार्ट। 3 हो गया आपका, र से आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है? एक वेस्ट बंगाल अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी इसका पार्ट है। तो आप कैसे याद रखोगे? सिंपल सी ट्रिक है, आपको नॉर्थ ईस्ट के तो सिर्फ 2 ही स्टेट पास होते हैं, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ब्रू रियांग एग्रीमेंट के माध्यम से। उसके बाद आपके मध्य इंडिया के कितने स्टेट है? 6 स्टेट है। गमछा से आपको 3 याद रहेंगे, गुजरात,
आपका मध्य प्रदेश और 6 से छत्तीसगढ़। गमछा किसको बोलते हैं? टावल को बोला जाता है। गमछा से आप याद रखोगे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ से याद रहेगा गमछा से, ठीक है। उसके बाद आपको 2 और स्टेट याद रखने हैं यहाँ पर, 3 आपको याद हो गए, 3 आपके बचे हुए हैं। उसमें आपका हो गया राजस्थान, एक हो गया झारखंड और एक वेस्ट बंगाल। आप देखोगे अगर यूपी और बिहार नहीं होगा तो उसके नीचे 2 ही स्टेट बचते हैं, आपका झारखंड वाला पार्ट और आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, ठीक है। और राजस्थान आप आर से याद रखोगे गमछा मार के अंदर, माँ से कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना, गमछा मार में, ठीक है। राजस्थान आपको याद रखना है। तो ये पूरे के पूरे 8 स्टेट आपको याद होने चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, यूपी और बिहार यहाँ पर नहीं आता है, यूपी और बिहार इसका पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गमछा से 3 स्टेट ध्यान रखोगे, उसके अलावा 3 स्टेट में आपको ध्यान रखना है झारखंड और वेस्ट बंगाल। बिहार का नीचे वाला पार्ट है, बिहार नहीं आएगा तो दोनों के नीचे वाले पार्ट तो आएंगे ही आएंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। आई थिंक आप सब लोगों को जीआई के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आप सब लोग जो डेली एमसीक्यू वाले पार्ट है उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।